हेलो डियर, आप सभी के सामने में है जितने भी मेडिकल नर्सिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हैं सबको स्वागत करता हूं। और जैसा कि जानते हैं कि बिहार एएनएम के लिए इस चैनल पर लगातार तैयारी चल रहा है, तो आप लोग आइए और जो है लगातार तैयारी जो है आप लोग करिए, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में महत्वपूर्ण 30+ क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और आप लोग को नहीं पता है तो मैं बता दूँ, इससे पहले 17-18 वीडियो डल चुका है, तो आप लोग ज़रूर देखिए। और इस प्रकार से लगभग हम इससे पहले 500-600 क्वेश्चन कर चुके हैं, 500 से 600 क्वेश्चन कर चुके हैं। नहीं देखे हैं तो जाके इससे पहले जितने भी वीडियो डाला है देखिए, सब पर नंबर दिया गया है और नंबर वाइज वीडियो को देख सकते हैं। एक अलग लेवल के, एक अलग तरीके से क्वेश्चन को बताया जाता है, एकदम डिस्कस करके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन दिया है, जो क्वेश्चन उसी को आंसर बताकर छोड़ दिया जाता है। डिस्कस किया जाता है, टोटल कंप्लीट जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड और अदर क्वेश्चन बनते हैं उस सारे को जो है यहाँ पे डिस्कशन किया जाता है। तो आप लोग आइए, ज़रूर पढ़िए अगर आपको एएनएम का तैयारी करके जॉब लेना है बिहार में, तो समझ गए। वैसे तो ये बिहार के लिए मैं करा रहा हूँ, बट अदर किसी स्टेट में अगर एएनएम की तैयारी करते हैं फिर भी आपके लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। ओके, चलिए तो अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, कहता है कि दर्द से यहाँ पे निवारण होगा, टाइपिंग सॉरी देख लीजिएगा। दर्द से निवारण देने वाली दवा को क्या कहते हैं? मतलब जो दर्द को कम करता है, दर्द से छुटकारा दिलाता है, उस दवा को क्या कहते हैं? एनाल्जेसिक, एनेस्थेटिक, एंटीबायोटिक, डायूरेटिक। चारों को समझिएगा। सबसे पहले इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। एनाल्जेसिक जो होता है दर्द को कम करता है, दर्द से कम करने वाला यह दवाइयाँ होता है। अलग अलग प्रकार के एनाल्जेसिक दवाइयाँ होता है, तो यह एनाल्जेसिक दर्द को कम करता है। यह जो एनेस्थेटिक दवाई होता है, यहाँ पे यह एनेस्थेटिक दवाई एनेस्थेसिया के लिए दिया जाता है, बेहोशी कराने के लिए दिया जाता है सर्जरी से पहले, समझ गए। सी है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का मतलब होता है कि संक्रमण के लिए दिया जाता है, संक्रमण के रोकथाम के लिए। और डायूरेटिक होता है जो बीपी बढ़ने पर भी जो है, बीपी कम करने के लिए भी जो है डायूरेटिक देते हैं, जैसे लैसिक्स देते हैं, तो यह डायूरेटिक होता है। डायूरेटिक जो है मूत्र को क्या करता है? बढ़ा देता है, मूत्र को जो है ज़्यादा उत्पादन करता है, निकालता है शरीर से, जिससे बीपी कमता है, समझ गए। या सूजन कम करने के लिए भी जो है दिया जाता है, तो डायूरेटिक का काम है। तो चीज़ें को समझ गए, आगे चलिए। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, कहता है HS का मतलब क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा प्रश्न है। HS जो होता है इसे होरासोमनी कहते हैं। होरासोमनी का मतलब होता है कि सोते समय लेना, यानी एट ए बेड टाइम। ओके, तो सोते समय ऑप्शन ए सही होगा। हर घंटे, एवरी आवर, यह नहीं होगा। हर आधे घंटे, यह भी गलत है। ट्विस ए डे को हम लोग BD भी कहते हैं, बाय जो है दिन में 2 बार, इसी को हम लोग BD भी कहते हैं शॉर्ट में। ओके, तो पता हो गया, आगे चलिए। 3 नंबर का प्रश्न है, कहता है 1 लीटर में कितने मिली होते हैं? मतलब 1 लीटर में कितने ml होते हैं, ये पूछ रहा है। तो आपको पता है, दिन रात यही पढ़ रहे हैं कि 1 लीटर में 1000 जो है आपके क्या होते हैं? ml होते हैं। और यह एग्ज़ाम में मेडिकल में इसलिए पढ़ना ज़रूरी है जानना, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि किसी को अगर सलाइन चढ़ाया जाता है, फ्लूइड अगर ट्रांसफ्यूज किया जाता है, तो डॉक्टर कहते हैं 100 ml में चढ़ाइए, 100 ml NS दीजिए, 200 ml NS दीजिए, 500 ml NS दीजिए। तो यह ml पता होनी चाहिए, समझ गए। तो यहाँ पे हो गया। चौथा है, कहता है ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करते समय सुनाई देने वाली ध्वनि कौन सी होती है? जब हम स्फेग्नोमैनोमीटर लगाते हैं ना, और कान में जब हम स्टेथोस्कोप लगाते हैं तो हमें एक ध्वनि सुनाई देता है, और उसी ध्वनि को हम क्या करते हैं? रीड करते हैं और पता करते हैं कि बीपी कितना है। तो वह जो ध्वनि सुनाई देता है उस ध्वनि को हम कोर्सकॉफ ध्वनि कहते हैं, समझ गए। बीपी प्रेशर रिकॉर्ड जब करते रहते हैं तो उस समय जो साउंड सुनाई देता है वह कोर्सकॉफ होता है, समझ गए। आगे चलिए, 5वें नंबर का। अब यहाँ पे 1 औंस कितने के बराबर होते हैं? माय डियर, औंस जो है अमेरिकन स्टैंडर्ड में यह जो है मापने के काम आता है, लेकिन 1 औंस के बराबर कितने जो है ml होते हैं? तो माय डियर लगभग 30 ml 1 औंस के बराबर होता है। 1 औंस के बराबर जो है आपके क्या होते हैं? 30 जो है ml होते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, आगे चलिए।
छठा है, कहता है सीपीआर। सीपीआर के आपको पता होगा कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन होता है। जब कोई पेशेंट बेहोश हो जाता है अचानक से, उसका जो है श्वसन बाधित होने लगता है, तो उसको जो है सीपीआर दिया जाता है। और सीपीआर का फुल फॉर्म बता दिए, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। कहता है इसमें कंप्रेशन यानी दबाव और वेंटिलेशन संवातन का कितना अनुपात होता है। तो एक एडल्ट को जब हम सीपीआर देते हैं ना, तो इसमें जो कंप्रेशन होना चाहिए, जो दबाव होना चाहिए वह 30 होना चाहिए, और जो वेंटिलेशन होना चाहिए वह 2 के अनुपात में होनी चाहिए। तो देखिए ऑप्शन 30 और 2 में कौन सा है, ऑप्शन ए है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, सातवां है, कहता है एनीमा देने में जो द्रव का इस्तेमाल होता है, वह द्रव जो है एक एडल्ट के लिए कितने जो है क्वांटिटी में होनी चाहिए, कितनी मात्रा होनी चाहिए। तो एनीमा हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं पहले। तो एडल्ट के लिए 500 से लेकर 1000 यानी आधा लीटर से लेकर 1 लीटर तक जो है एक वयस्क के एनीमा में सोल्यूशन इतना तैयार किया जाता है, घोल इतना तैयार किया जाता है। वहीं पर अगर बच्चा रहता है तो बच्चे के हिसाब से 100 ml से लेकर 250 ml तक जो है यह दिया जाता है बच्चे में। समझ गए चीज़ों को, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे है, आठवां है, कहता है ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं। यानी टिश्यू मतलब बॉडी समझिए ना। टिश्यू में ऑक्सीजन जैसे ही कमता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग साइनोसिस कहते हैं। साइनोसिस इज द राइट आंसर होगा। अब मैं आपको बता दूं, साइनोसिस को हम लोग देह नीलता भी कहते हैं। शरीर नीला पड़ने लगता है साइनोसिस में। अब नीला कब पड़ता है, तो जैसे ही ऑक्सीजन कमता है तो बॉडी में जो है नीलापन होने लगता है, और यही साइनोसिस होता है। ओके, रही बात एनोक्सिया की, तो ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं मिल पाना, समझ गए ना। अनोक्सिया वह होता है जहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल अनुपस्थित हो जाता है, समझ गए। व्यक्ति को ऑक्सीजन बिल्कुल न मिलना ही एनोक्सिया हो जाता है, समझ गए। एनोक्सेमिया का मतलब होता है कि रक्त में ऑक्सीजन का बिल्कुल ख़त्म हो जाना, अब अनुपस्थित होना। रक्त में, ब्लड में ऑक्सीजन न होना ही एनोक्सेमिया कहलाता है। ओके, उसके बाद है यहाँ पे देखिए साइनोसिस है, वही देह नीलता है, मैंने आपको बता ही दिया। तो ये सब चीज़ें समझिएगा। नौवां है, कहता है यूनिवर्सल डोनर, यूडी, सार्वभौमिक रक्तदाता। डोनर मतलब होता है देने वाला, तो यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक रूप से जो रक्त देने वाला समूह होता है वह कौन सा होता है। ओ, ए बी, ए बी। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन ओ जो है, ए ऑप्शन राइट होगा। ओ जो होता है ओ ग्रुप के ब्लड वाला, वह सबको जो है रक्त दे सकता है। लेने की बात होगा तो सभी ग्रुप से लेने की क्षमता जो रखता है वह ए बी ग्रुप रखता है, और इसे यूनिवर्सल रेसिपेटर कहा जाता है, यानी सर्वग्राही कहा जाता है, सबसे ग्रहण कर सकता है। ओके, बाकी ए ग्रुप अलग है, बी ग्रुप अलग है, आप लोग को पता है। और कुल मिला के यही 4 ग्रुप होता है ब्लड का, आपको ये भी पता होनी चाहिए। ए जो होता है इसमें किसी भी प्रकार के एंटीजन नहीं होता है, ये चीज़ें समझ, सॉरी ओ ग्रुप जो होता है इसमें किसी भी प्रकार के एंटीजन नहीं होते हैं। ओके, 10वां यहाँ पे देखिएगा, कहता है पित्ताशय की थैली का आकार किसके समान होता है। मतलब जो आपके पता होना चाहिए कि लीवर के नीचे थोड़ा सा एक पित्ताशय लगा होता है, तो इसको कौन सा शेप में यह होता है, डोम शेप में, राउंड शेप में, ट्रायंगल शेप में, पियर शेप में। तो माय डियर पियर शेप में नाशपाती के आकार में जो है आपके यह जो है आपके पित्ताशय यानी गाल ब्लैडर होता है, समझ गए। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आगे है 11 नंबर, बहुत अच्छा प्रश्न है। दांत के आंतरिक खोखले हिस्से को क्या कहते हैं। अब आपको दांत से जुड़ी हुई क्वेश्चन मैं बता देता हूं। विटामिन जो सी होता है वह मसूड़ा के लिए काफ़ी अच्छा होता है, समझ गए, स्वस्थ रखने के लिए। उसके बाद बात किया जाए दांत में जो कैविटी लगता है, तो वह कैविटी दांत को क्या करता है, दांत को जो है खोखला करने लगता है। और जो दांत खोखला हो जाता है उसके आंतरिक भाग में, उसको हम लोग रूट कहते हैं, समझ गए। बाकी आप लोग को समझना चाहिए कि ये सब जो है दांत वाला हिस्सा जो है खोखला हिस्सा रूट होता है, जो कि आंतरिक हिस्सा होता है। ओके, आगे चलते हैं। इंजेक्शन द्वारा दिया जाने वाला गर्भ निरोधक है कंट्रासेप्शन। माय डियर, अब आप लोग को पता होगा माला एन हो, माला डी हो, ये सब जो है पिल्स के रूप में है, ये सब गोली के रूप में है, और यह गर्भ निरोधक होता है। लेकिन
माला डी तो गोली है, लेकिन उसके बाद बात किया जाए नोर प्लांट। नोर प्लांट है जो एक बार जो है सर्जरी के द्वारा रख दिया जाता है और 5 साल 10 साल जो है आराम से यह चलता है। तो यह सब कोई दवाई नहीं है। लेकिन डीएमपी जो होता है यह एक इंजेक्शन होता है और यह डीएमपी इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है जो गर्भ निरोधक के रूप में काम करता है। 13 नंबर का है, कहता है भोर कमेटी की नियुक्ति किस वर्ष में हुई थी। अब आपको मेहता कमेटी, भोर कमेटी, मुलादियर कमेटी, ये सब कमेटी जो है आपके नर्सिंग के लिए इम्पोर्टेंट है हेल्थ के सेक्टर में। तो भोर कमेटी का जो नियुक्ति किया गया था वह 1943 में जो है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्ति किया गया था। तो इसको याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। 14 नंबर का प्रश्न है, वह वर्ष जब एमटीपी अधिनियम पारित हुआ। एमटीपी आप लोग को पता है, मैं आप लोग को थर्ड ईयर में भी पढ़ा दिए थे, ठीक है ना। एमटीपी थर्ड ईयर में भी पढ़ाए थे और भी इससे पहले वाले वीडियो में भी आप लोग को पता है। तो जो एमटीपी होता है वह 1971 में यह एक्ट लाया था। इस एक्ट के तहत प्रावधान किया गया कि कोई भी एवर्सन करवाएगा तो वह जो है लीगल रूप से ही करवाएगा, अन्यथा उस पर कार्रवाई होगा। तो यह जो है गर्भपात के लिए एमटीपी अधिनियम बहुत रोल निभाता है। आगे है 15 नंबर है, डॉट्स का पूरा नाम क्या है। तो आपको पता होगा, डी फॉर डायरेक्ट, ओ फॉर ऑब्जर्व, टी फॉर ट्रीटमेंट, एस फॉर शॉर्ट और कोर्स जो है इसके साथ में ही रहता है, समझ गए। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। डॉट्स का पूरा नाम डायरेक्ट, ऑब्जर्व, ट्रीटमेंट, शॉर्ट, कोर्स होता है। रही बात डॉट्स जो है टीबी के लिए दिया जाता है, इसमें डॉट्स प्लस भी एक होता है और इसका अवधि के बाद किया जाएगा तो 18 से लेकर 27 महीने की होती है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखने को। आगे चलिए देखते हैं, डॉट्स हो गया। 16 नंबर का प्रश्न है, एड्स दिवस कब मनाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, एड्स दिवस 11 अप्रैल गलत, जो है 1 दिसंबर सही, 1 मई गलत, 7 अप्रैल गलत। तो 1 दिसंबर राइट आंसर होगा। बाकी रह गई अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस होगा तो वह जो है आपके 7 अप्रैल होगा, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। 17 है, कहता है भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये सब देखिए, कुछ हेल्थ के सेक्टर में जो ब्रांचेज सब है वह सब आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो उस ब्रांचेज सब की स्थापना कब हुआ, हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सब आपको पता होनी चाहिए। तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जो है यह आपात स्थिति में जो है यह मरीजों को, ठीक है ना, सभी हेल्थ के सेक्टर में बहुत ज़्यादा मदद करता है, समझ गए। तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1922 में नहीं हुआ था, गलत है। 1910 में भी नहीं हुआ था, ये भी गलत है। 1920 में राइट आंसर होगा और 1915 गलत होगा। तो 1920 में जो है भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की गई। 18 नंबर का प्रश्न है, कहता है नियोनेंटल जॉन्डिस। अब समझिए नियोनेंटल जॉन्डिस होता क्या है। तो नियोनेंटल जॉन्डिस जन्म जो होता है यह नवजात शिशु में जॉन्डिस को बताता है। नवजात शिशु के पीलिया इसे कहते हैं या कमला कहते हैं। इसके उपचार हेतु किस रंग के प्रकाश का उपयोग किया जाता है। अब आप लोग को पता होगा, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में आप एएनएम के कैंडिडेट भी इसको पढ़े होंगे, जीएनएम वाले भी जो है सेकेंड ईयर में चाइल्ड हेल्थ में पढ़े हैं। तो उनको पता होनी चाहिए कि नियोनेंटल जो जॉन्डिस होता है तो उस समय बच्चा नवजात रहता है, इसलिए उससे जो है एक प्रकाश में रखा जाता है, फोटोथेरेपी दिया जाता है और उस फोटोथेरेपी में जो प्रकाश का उपयोग किया जाता है वह ब्लू कलर के होता है, नीला प्रकाश होता है। लेकिन नीला प्रकाश हानिकारक होने के कारण इसमें हल्का जो है उजला प्रकाश मिला के दोनों जो है दोनों का रोशनी संतुलित करके बच्चे को स्किन पर जो है प्रहार किया जाता है, जिससे जो बिलिरुबिन लेवल है वह भंगुर होके बाहर निकल जाता है। 19 है, नवजात शिशु में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि वयस्क और बूढ़े से अत्यधिक आरबीसी का जो होता है वह बच्चे में होता है। अब इसके पीछे रीज़न होता है कि आरबीसी जो होता है वह एडल्ट में बात करेगा तो 120 दिन इसका कार्यकाल होता है, ठीक है, 120 डेज होता है। लेकिन बात करेगा नवजात में, नए बच्चे में, तो यह 60 से 80 दिन ही मात्र जो है इसका जीवन काल होता है आरबीसी का। 20वां नंबर प्रश्न है आपके सामने,
बच्चों की टॉयलेट ट्रेनिंग किस समय दी जानी चाहिए उपयुक्त होता है? 0 से 1 वर्ष, 6 मंथ, ओके, 1 से 3 साल और 3 से 6 साल। तो जो टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए उपयुक्त समय होता है वह 1 से 3 वर्ष होता है। इसी बीच में बच्चे को उपयुक्त टॉयलेट ट्रेनिंग देने से बच्चा जो है आपके बेड पर जो है टॉयलेट नहीं करेगा। बच्चा को जब भी टॉयलेट आएगा तो रोएगा, बोलेगा, और यही सब जो है टॉयलेट ट्रेनिंग से बच्चा जो है अच्छी आदत में आएगा। ओके। 21 है, कहता है जॉन्डिस का दूसरा नाम क्या होता है? इक्टेरस, हाइपरबिलुब्रीमिनिया, ऑप्शन ए और बी। तो आपको पता होना चाहिए इक्टेरस भी जॉन्डिस को ही कहते हैं, और हाइपरबिलुब्रीमिनिया जो होता है यानी बिलुब्रिन लेवल बढ़ना ही हाइपर कहलाता है, और दोनों जो है जॉन्डिस का ही एक नाम है। ओके। इंग्लिश में बात किया जाए तो इसे कमला जो है कहते हैं, तो ये भी समझिएगा। ओके। आगे चलिए, आगे देखते हैं। 22 नंबर है, कहता है विडाल टेस्ट जो है कब करना चाहिए? ज्वर आने के तुरंत बाद, ज्वर आने के 7 दिन बाद, ज्वर आने से पहले, ज्वर समाप्त होने पर। तो ज्वर समाप्त होने पर कोई टेस्ट किया जाता है? नहीं। ज्वर आने से पहले कोई चेक होगा? नहीं। ज्वर आने के तुरंत बाद यही या तो यही होगा। तो विडाल टाइफाइड का टेस्ट है, तो टाइफाइड फीवर जो आता है उसके 7 दिन, अगर 1 हफ्ता या मानिए 4-5 दिन से फीवर है तो टाइफाइड का टेस्ट करा सकते हैं लगभग 1 सप्ताह पर। ओके। 23 है, कार्य क्षमता तथा योग्यता का बढ़ना क्या कहलाता है? लॉजिकल प्रश्न है, समझिए। कार्य क्षमता, अब ये नहीं है कि पावर, समझ गए ना, पावर नहीं, कार्य क्षमता, कि आपके अंदर इतना क्षमता आ गया है कि आप कोई कार्य को कर सकते हैं, कार्य करने की क्षमता, या फिर आपके अंदर इतना योग्यता है, आप योग्यवान हो चुके हैं कि आप जो है किसी भी चीज कार्य को हैंडल कर सकते हैं। तो कार्य क्षमता और योग्यता यह एक प्रकार से मेंटल जो है आपके स्टेटस को बताता है। तो यह एक प्रकार के वृद्धि से नहीं, विकास से रिलेटेड। वृद्धि मतलब होता है वजन बढ़ना, हाथ पैर की लंबाई बढ़ना, से समझ गए ना, शरीर का जो है हट्टा कट्ठा होना, ये सब वृद्धि में आता है। लेकिन विकास का मतलब होता है कि योग्यवान होना, एजुकेटेड होना, ठीक है, बुद्धि का बढ़ना, ये सब मेंटल जो है स्टेटस बढ़ना, ये सब जो है आपके विकास में आता है। तो कार्य क्षमता और योग्यता भी जो है विकास को ही दर्शाता है। तो इसलिए ऑप्शन जो है आपके 20 सही होंगे। आगे चलिए। 24 है, मासिक धर्म के साथ दर्द होना। अब हम लोग कहाँ पे आ चुके हैं? मैटरनल हेल्थ में आ चुके हैं। अब आपको लग रहा होगा कि मैं क्या करा रहा हूँ, तो माय डियर मिक्स क्वेश्चन इसीलिए करा रहे हैं ताकि आपको सभी चीज़ का नॉलेज हो। आपको एग्जाम में तो हर एक ईयर से पूछा जाएगा, हर एक सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, एक सब्जेक्ट से तो पूछा नहीं जाएगा, इसलिए हम मिक्स क्वेश्चन करा रहे हैं। तो मासिक धर्म जो होता है ना, उसमें अगर दर्द होता है तो उसे एमेनोरिया कहते हैं, या मेनोपॉज कहते हैं, या डिसमेनोरिया कहते हैं, या मेनोरेजिया कहते हैं। तो माय डियर जो डिसमेनोरिया होता है यह डिफ़िकल्ट इन जो है आपके मासिक धर्म में दर्द होना, डिफ़िकल्ट होना, कठिनाई होना, डिसमेनोरिया होता है, और यही राइट आंसर होगा। रही बात मेनोपॉज होता है, यह आपके मासिक धर्म जो एक समय आता है जहाँ पे रुक जाता है, तो वही मेनोपॉज कहलाता है 45 से 50 साल के एज में। एमेनोरिया होता है कि मासिक धर्म को अचानक से जो है रुक जाना, और यही जो है यह एक समस्या ही होता है, समझ गए। तो मासिक धर्म जो है यही आपके चीज़ें होता है, मैंने आपको डिटेल से बता दिया। 25 नंबर का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। कोरियोनिक गोनेड्रोफ्रिन उत्पन्न होता है, कहाँ से उत्पन्न होता है? देख लीजिए, देख लीजिए, कोरियोनिक गोनाड्रोट्रोफिन, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। कहता है कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन कहाँ से उत्पन्न होता है? तो साइटोट्रोफोब्लास्ट से, थायराइड ग्रंथि से, ओवरी से, गर्भाशय से। तो जो कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन जो होता है यह साइटोट्रोफोब्लास्ट से उत्पन्न होता है। ओके, बहुत अच्छा प्रश्न है। 26 नंबर का प्रश्न है, 8वें सप्ताह से आगे अत्यधिक रक्त संवहन के कारण, मतलब अत्यधिक ब्लड सर्कुलेशन के कारण योनि मार्ग यानी वैजिनल मार्ग जो होता है वहाँ के लेटरल फॉर्निक्स में बढ़ी हुई धड़कनें यानी स्पंदन महसूस की जा सकती है। इसे क्या कहते हैं?
माय डियर, जब प्रेगनेंसी का 8 सप्ताह हो जाता है या इससे ज़्यादा हो जाता है तो जो योनि मार्ग होता है ना, वहाँ पे एक फॉर्निक्स होता है, समझ गए। उस फॉर्निक्स में स्पंदन जो है अत्यधिक महसूस होने लगता है 8वें सप्ताह या इससे अधिक होने पर। तो इससे बढ़ी हुई धड़कन को हम क्या नाम से जानते हैं? तो आप लोग को मैं पढ़ाया था, हेर्निक्स साइन, जैकमियर साइन, या फिर आपके गुडविल साइन या ओसिएंडर साइन। तो मैंने आपको पढ़ा दिया था कि ओसिएंडर साइन जो होता है यह स्पंदन को बताता है, समझ गए। यह जो है स्पंदन को बताता है, कहाँ पे? फॉर्निक्स में, समझ गए। फॉर्निक्स में बढ़ी हुई स्पंदन को बताता है। 27 नंबर है, नाभि नाल में डैश होती है। ओके, नाभि नाल जो होता है इसमें क्या होती है? तो आपको पता होनी चाहिए, एक आर्टरी या दो वेन, दो आर्टरी या एक वेन, दो आर्टरीज या दो वेन, एक आर्टरीज या एक वेन्स। तो आपको पता होनी चाहिए कि जो नाभि नाल होता है प्लेसेंटा से बच्चे के नाभि में लगा होता है, तो इसमें इसी के द्वारा जो है बच्चे को सब चीज़ मिलता है। तो इसमें जो है दो आर्टरीज होते हैं और एक वेन होता है, यानी कुल 3 जो है आपके ब्लड वेसल्स होता है। इसमें 2 आर्टरीज और एक वेन होता है। ओके, याद रखिएगा। जबकि आपको पता होनी चाहिए शुद्ध ब्लड का जो बच्चा में मिलता है वह वेन के द्वारा मिलता है, और आर्टरी जो है अशुद्ध ब्लड को फिर से प्लेसेंटा के तरफ लाता है शुद्धिकरण के लिए। तो ये चीज़ें समझिएगा। 28 है, कहता है इंडियन लुनेसी एक्ट कब लागू हुआ? अब आपको पता होना चाहिए इंडियन लुनेसी एक्ट का मतलब होता है कि यह आपके मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में जो है मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल हो गया, मेंटल हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए यह जो है एक्ट आया, और यह एक्ट मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में काम करता है। तो इंडियन लुनेसी एक्ट जो है 1912, 30, 18, 24, 1912 में यह एक्ट आया, इसको याद रखिएगा। 29 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, किसी बाह्य वस्तु अथवा स्थिति का गलत अर्थ लगा लेना क्या कहलाता है? माय डियर, कोई बाह्य वस्तु है, समझ गए, उसका स्थिति का अगर आप गलत अर्थ लगा लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं? मतलब सामने कोई वस्तु रखा है, समझ गए, और वह वस्तु जो है आपको, जैसे मानिए सामने रस्सी रखा हुआ है, समझ गए, रस्सी रखा हुआ है। अब रस्सी रखा हुआ है लेकिन आपको लग रहा है कि वो सांप है। सामने अंधेरे में पेड़ खड़ा है लेकिन आपको लग रहा है कि वहाँ पे कोई परछाई है, भूत है। तो ये क्या हो जाएगा? यह एक प्रकार का भ्रम होता है, समझ गए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा कि किसी वस्तु के बारे में गलत अर्थ लगा लेना ही भ्रम में आता है, समझ गए। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बाकी 30 नंबर का है कि नींद में होने वाले भ्रम को क्या कहते हैं? नींद में होने वाले भ्रम को क्या कहते हैं? तो माय डियर, अगर नींद में किसी को कोई भ्रम होता है, जैसे विचलित होना, नींद में कुछ जो है देखना, भ्रम होना, तो यहाँ पे हिप्नोगॉगिक भ्रम होता है। इसे हिप्नोगॉगिक भ्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? नींद में होने वाले भ्रम को हिप्नोगॉगिक भ्रम कहते हैं। ओके, याद रखिएगा। 31 है, खुले स्थान के डर को क्या कहते हैं? अगर किसी व्यक्ति को खुले स्थान में जाने से भीड़ भाड़ से डर लगता है तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? एल्गोफोबिया, जेनोफोबिया, एगोराफोबिया और एक्रोफोबिया। तो राइट आंसर एगोराफोबिया होगा। एगोराफोबिया में खुले स्थान से व्यक्ति को डर लगता है, खुले स्थान में घर से बाहर जाने में व्यक्ति डरता है, तो उसे एगारोफोबिया कहते हैं। जेनोफोबिया होता है जो अजनबी व्यक्तियों से मिलने में डर लगता है, समझ गए। तो यही जो है, और एक्रोफोबिया जो होता है यह ऊंचाई से डर लगता है। जब व्यक्ति ऊंचाई पर चढ़ जाता है तो उसको जो डर लगने लगता है तो वह एक्रोफोबिया होता है, ठीक है, एक्रोफोबिया। और एग्रोफोबिया जो होता है वह जो है खुले स्थान से डर होता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको कुल 31 प्रश्न मैंने आपको बता दिया। 31 प्रश्न मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। अब आप लोग बताइए कि इस 31 में कितना आप सही कर पाए हैं, कितना आप गलत कर पाए हैं, और ये आपके प्रश्न जो है एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, समझ गए ना। तो इस प्रकार से डेली आपको यह प्रश्न डलेगा, रात में आइएगा, देखिएगा। जो भी आप नर्सिंग के कंपटीशन के आगे तैयारी करने वाले हैं ज़रूर आके इस वीडियो को देखिएगा और बताइएगा कि आप कितना सही कर पाएँ, कितना गलत कर पाएँ। ऐसे ही कंटिन्यू आप
आपके वीडियो डलता रहेगा, ज़रूर आके देखिएगा, क्योंकि आप कंपटीशन के अभी तैयारी कर रहे हैं या आने वाले समय में भी करने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण यह सीरीज होने वाला है, ज़रूर देखिएगा। ओके, एक नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन चाहते हैं तो ज़रूर आकर देखिए। अगर आप चाहते हैं कि जो पढ़ाई को पढ़ते रहें तो उसके लिए तो बहुत सारा चैनल है जहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।